हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लिटिल होप 3.0 पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा बच्चों टॉपिक होने वाला है जो 1.2.3 NCERT बुक का, जो कि है विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, विस्थापन अभिक्रिया, उससे पहले अगर हम विस्थापन पे नज़र अगर डालें तो विस्थापन का हमारे दैनिक जीवन में और जो हम आम बोलचाल में यूज़ करते हैं विस्थापन का, वो किस तरीके से करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई डैम या कोई बांध वगैरह बन रहा होता है तो लोगों को वहाँ से हटाया जाता है। तो लोगों को जो वहाँ से हटाया जाता है तो अक्सर बोलने को क्या मिलता है और सुनने में हमें क्या मिलता है कि लोगों को वहाँ से विस्थापित कर दिया गया, कि फला बांध के पास से लोगों को विस्थापित कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर बांध बन रहा था। मतलब विस्थापन का यहाँ पर सिंपल मतलब क्या निकल रहा है कि हटाना। क्या निकल रहा है? सिंपल मतलब हटाना। अगर यही चीज़ हम अगर राजाओं का एग्जाम्पल लेके देखें, जैसे कई सारे राज्य हैं माना, ठीक है। और पहले ज़माने में क्या होता था कि बहुत सारे राज्य होते थे, सब राज्य में अपना अपना शासन चलता था। कोई राजा कमज़ोर था, कोई राजा ताकतवर था, ठीक है। तो जो ताकतवर राजा होता था वो क्या करता था, वो क्या जंग लड़ता था, और जो कमज़ोर राजा होता था उसको हरा के उसके राज्य से उस राजा को हटा देता था और खुद उस राज्य की गद्दी पर खुद बैठ जाता था। तो विस्थापन का मतलब भी यही होता है कि हटाना। विस्थापन का क्या मतलब होता है? हटाना। अब क्योंकि ये जो पूरा ये चैप्टर और हम जो इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया को लेते हुए हम डिस्प्लेसमेंट को देख रहे हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में होगा। तो अब रासायनिक अभिक्रिया में विस्थापन कैसे होगा, क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया क्या है रासायनिक अभिक्रिया में, तो इसी चीज को हम देखेंगे नीचे। तो मोटे तौर पे आपने समझा कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। अब क्रियाकलाप 1.9 में दिया हुआ है, पहला कि लोहे की 3 कील लीजिए और उन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए, ठीक है। हमें लोहे की 3 कील लेनी है और उन्हें रेगमाल का मतलब होता है कि जो बढ़ई होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास एक कपड़ा होता है जिससे पॉलिश करते हैं लकड़ी वगैरह को, ठीक है, उन्हें रेगमाल बोलते हैं। तो बोला गया है कि रेगमाल से अच्छे से जो कील दिया हुआ है उस कील को 3 कील ले और उन तीनों कील को अच्छे से साफ कर ले। फिर ए तथा बी से चिन्हित की हुई 2 परखनलियां लीजिए। आपको 2 परखनली लेना है और ए और बी उसको नाम दे देना है। प्रत्येक परखनली में 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO और 4 होता है, ठीक है। तो ये है कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला। अभी जो कॉपर सल्फेट है ये है यौगिक समझते हो ना। जब किसी पदार्थ में 2 या 2 से ज़्यादा तत्व मिलते हैं, या ऐसा पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्व से मिलकर बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है यौगिक। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे अगर CuSO4, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया कॉपर सल्फेट होता है। तो CuSO4 इसमें क्या होता है? देखो, Cu ये क्या है? कॉपर है, एक तत्व हो गया। S ये सल्फर है, एक तत्व हो गया। और O ऑक्सीजन है, एक तत्व हो गया। यानी 3 तत्व मिलकर एक यौगिक सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी माफ करिएगा, कॉपर सल्फेट बनाया। अब आगे बढ़ते हैं कि 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परखनली बी जो है उसके कॉपर सल्फेट का जो विलयन है परखनली बी में, उसमें लगभग 20 मिनट तक डुबाकर छोड़ दिया गया है। तुलना करने के लिए एक कील को अलग रखिए, ठीक है। फिर जो हमने 2 परखनली लिया है, समझे, एक काम करते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। फिर 20 मिनट पश्चात दोनों किलो को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। परखनली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। चित्र इतना
और फिर है कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की तुलना बाहर रखी कील से कीजिए। चित्र इतना। अब ये डायग्राम यानी फिगर दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की कीलें। अब देखो यहां पर बोला गया उस क्रियाकलाप में, जो क्रियाकलाप यहां पर ऊपर में दिया गया है, इस क्रियाकलाप का पूरा सार यूं है कि हमें दो परख नली लेना है, जो कि ये दो परख नली है, ठीक है। इन दोनों परख नली में कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 जो है उसको लेना है दोनों परख नली में, ठीक है। कितना कितना ये देखो यहाँ क्वांटिटी बताई गई है, 10-10 मिलीलीटर लेना है कॉपर सल्फेट दोनों परख नली में। अब एक परख नली को तो ऐसे ही रहने देना है, लेकिन जो दूसरा परख नली है उसमें क्या करना है, 2 कील लेना है, ठीक है, और 3 कील लेना है, और 3 कील में से 1 कील को बचा लेते हैं तुलना करने के लिए, और जो 2 कील है उसको हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का जो विलयन है जो कि परख नली बी में है, ये परख नली ए है, ये क्या है, ये परख नली ए है, और ये परख नली, ये कौन सा परख नली, ये परख नली बी है, ठीक है। तो परख नली बी में 2 कील को, जो कॉपर सल्फेट का विलयन है परख नली बी और परख नली ए दोनों में ही है, तो हमें बी में 2 कील को धागे से लटकाना है, ठीक है। अब 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। 20 मिनट बाद जब हमने देखा तो हमें पता चला कि लोहे को की जो लोहे की 2 कील थी उसको जब हमने कॉपर सल्फेट में रख के 20 मिनट तक छोड़ दिया तो लोहे की जो कील थी वो कैसा रंग का हो गया, वो भूरे रंग का हो गया। ये है बाहर, जो नया कील था वो नया ही रखा हमने एक और 2 कील जो हमने लिया था उस कॉपर सल्फेट में डालने के बाद उसमें से हमने 1 कील देखा तो दोनों ही कैसा था, मतलब वो जो परख नली बी में जो हमने कॉपर सल्फेट का जो विलयन था उसमें जब हमने कील डाला तो कील का रंग देखो कैसा हो गया, भूरा रंग हो गया, जंग जैसा। आप इसको जंग नहीं बोलोगे, ये जंग जैसा दिख रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बोला गया लोहे की कील, ठीक है, जो पहले तुलना करने के लिए रखा गया है, उसके बाद है कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई लोहे की कील, ठीक है। कॉपर सल्फेट का विलयन ए, परख नली ए में है, परख नली और ये भी परख नली है, ठीक है, और ये है परख नली स्टैंड, अभिक्रिया मिश्रण परख नली बी, क्योंकि अभिक्रिया लोहे और कॉपर सल्फेट की जो अभिक्रिया हुई है वो परख नली बी में ही तो हुई है, ठीक है, हम इतना जान लिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रयोग से पहले तथा उसके उपरांत लोहे की कील तथा कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसकी तुलना करिए। हमने तुलना कर लिया है, तो आप देखें, आपने देखा और आपको पता चला कि जो जैसा लोहे का कील पहले था वैसा नहीं रह गया है, ठीक है, भूरा भूरा दिख रहा है। अब ये क्यों दिख रहा है वो नीचे पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का जो नीला रंग था वो मलिन क्यों पड़ गया। अब ये जो है आप इसको एक बार नोट कर ले तो अच्छा होगा। ये जो चीज है ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक में। इसमें बताया गया है कि इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित अभिक्रिया हुई। जब आयरन यानी Fe यानी लोहा CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करती है तो FeSO4 यानी आयरन सल्फेट और Cu यानी कॉपर का निर्माण होता है। अब देखोगे आप तो बोलोगे अरे ये किस तरीके का अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया कुछ नहीं है, ये है विस्थापन अभिक्रिया। अब ये अभिक्रिया विस्थापन क्यों है, मोटे तौर पे आपको पता है कि विस्थापन का क्या मतलब होता है, हटाना। अब क्योंकि हम रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण को लेके बात कर रहे हैं तो हमें विस्थापन दिखाना पड़ेगा कहाँ, समीकरण में। तो इस समीकरण में विस्थापन कहाँ हो रहा है, आप बोलोगे इस समीकरण में विस्थापन कहाँ हो रहा है कि भैया हम इसको बोले कि यह विस्थापन अभिक्रिया है। तो गौर से देखो, पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 3 में जिसका नाम है धातु और अधातु, धातु एवं अधातु, उसमें एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, एक चार्ट है। उस चार्ट को जब देखेंगे तो उस चार्ट में लिखा होगा कि कौन सा धातु एक दूसरे धातु से कितना ताकतवर है यानी कितना अभिक्रियाशील है, ठीक है। हर एक धातु, जैसे धातु बोले तो आयरन यानी Fe जो जिसे लोहा बोलते हैं, कॉपर यानी Cu यानी तांबा, ठीक है, Ag यानी सिल्वर यानी चांदी, Au यानी सोना यानी गोल्ड,
समझ रहे हो? तो ये सब क्या है? ये सब धातु है। तो ये सब जो है ये सब ही आपस में एक दूसरे से, कोई एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर होता है, कोई एक दूसरे से कम ताकतवर होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैंने राजा का एग्जांपल लिया, तो कमजोर राजा बड़े राजा को थोड़ी ना हरा पाएंगे। जैसे कोई जैसे ताकतवर राजा है, उसको कमजोर राजा थोड़ी ना हरा पाएगा, बल्कि ताकतवर राजा कमजोर राजा को हरा देगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है कि ताकतवर वाला यानी जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होगा वो कम अभिक्रियाशील धातु को हटा देगा। अब ये किस तरीके से हटाएगा वो यहाँ दिया हुआ है। देखो, मैंने बोला कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को हटा देगा। आपको पता है Fe धातु है, आयरन है, लोहा है, Cu कॉपर है, ये भी धातु है, लेकिन SO4 क्यों दिया हुआ है? तो आप एक और बात को नोट करो कि जब भी विस्थापन अभिक्रिया होगी, यानी हटाने वाला अभिक्रिया, किसी को किसी के पद से हटा देने वाला जो अभिक्रिया होगी उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और यहां पर क्या हो रहा है, देखो, Fe यानी आयरन, आयरन दरअसल जब आप उस चार्ट को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आयरन जो होता है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो ये जो जब ज्यादा ताकतवर है तो ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट यानी जो ये यौगिक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी विस्थापन अभिक्रिया होगी वो एक तत्व और एक यौगिक के साथ होने वाली है। ठीक है, यह बात आप ध्यान में रखें। तो आयरन जो है यानी Fe ये ज्यादा अभिक्रियाशील है और कॉपर जो है वो कम अभिक्रियाशील है। तो आयरन जो है वो कॉपर को हटा देगा और आयरन और जो ये कॉपर और जो आयरन है वो कॉपर की जगह आ जाएगा। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, आयरन कॉपर को हटा के बाहर फेंक दिया, ये रहा आयरन जो है कॉपर के यहाँ पर आ गया और बेचारे के पास जगह नहीं मिला तो कॉपर को हटना ही पड़ा अपने पद से, यानी आयरन जो है वो कॉपर को हटा दिया। देखो FeSO4, बल्कि Fe की जगह यहाँ पर Cu था यहाँ पर, लेकिन अब क्या हो गया Fe, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो अगर इसको फिर से देखें, यानी Fe यानी आयरन जब CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया की तो FeSO4 यानी आयरन सल्फेट और कॉपर यानी Cu का निर्माण हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर लिखा हुआ है कि इस अभिक्रिया में लोहे यानी आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस अभिक्रिया में लोहे यानी आयरन ने, यानी ये जो है उसने दूसरे तत्व कॉपर जो ये है Cu, उसको कॉपर सल्फेट के विलयन यानी CuSO4, ये क्या है कॉपर सल्फेट का विलयन, उससे विस्थापित कर दिया। क्योंकि आपको अब पता चल चुका है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, उसे विस्थापित कर दिया या हटा दिया है, यानी जो आयरन है वह कॉपर को हटा दिया उसके विलयन से और खुद उसके विलयन के साथ मिल गया, फिर वो क्या बना दिया, आयरन सल्फेट, और कॉपर बेचारा अलग हो गया। तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको पता चला, आप एक चाहे तो डेफिनेशन लिख ले, मैं बोल रहा हूं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक, ध्यान में रखें, उसके यौगिक से उस तत्व को विस्थापित कर दे तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुने, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित यानी हटा दे तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो आप इसको नोट कर लें। आगे बढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण हैं। Zn यानी जिंक जब CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करती है तो ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और कॉपर यानी Cu का निर्माण होता है। ये भी एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखो ना, साफ पता चल रहा है जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो जब जिंक कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है तो जिंक कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर का जो विलयन है उससे कॉपर को विस्थापित करके उसकी जगह खुद आ जाएगा। तो यहाँ देखो वैसा ही हो रहा है, जिंक जो है वो कॉपर को हटा के खुद आ गया और ये जिंक सल्फेट बनाया और कॉपर बेचारा अलग, नल्ला हो गया कॉपर, बेचारा अकेला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि
जब Pb यानी लेड CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करती है तो PbCl2 यानी लेड क्लोराइड और Cu यानी कॉपर का निर्माण होता है। अब देखो लेड यानी Pb जो होता है, ये Pb को, ये जो लेड बोलते हैं, लेड को लिखने का तरीका है Pb। अब Pb जो है ये अधिक अभिक्रियाशील है भैया कॉपर से, तो अधिक अभिक्रियाशील तो कम अभिक्रियाशील को तो हटाएगा ही भाई, ठीक है, उसके यौगिक से। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप ये ध्यान रखें कि जब भी विस्थापन अभिक्रिया का जिक्र होगा तो उसमें एक तत्व और एक यौगिक रहेगा, दोनों यौगिक नहीं रहेगा और ना ही दोनों तत्व। अगर दोनों यौगिक रहेगा तो वो द्विविस्थापन अभिक्रिया में आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखें कि कोई सा भी विस्थापन अभिक्रिया जो होगा उसमें सिर्फ एक तत्व और एक यौगिक ही होगा। तो जैसा कि यहाँ पर एक तत्व और एक यौगिक दिख रहा है, क्योंकि लेड जो है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए जो लेड है वो कॉपर को उसके विलयन से यानी कॉपर क्लोराइड से कॉपर को विस्थापित करके उसकी जगह खुद आ जाएगा और ये बनाएगा PbCl2 यानी लेड क्लोराइड और Cu यानी कॉपर। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं। जिंक यानी Zn ये तथा लेड यानी Pb ये, ठीक है, कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं। क्या है? अधिक कॉपर यानी Cu जो है ये कॉपर, ये इसके मुकाबले अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, इसलिए तो विस्थापित कर रहा है ना। सेंस लगाओ, साफ पता चल रहा है। वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। देखो यौगिक आ रहा है ना, तो मैंने जो बोला है कि जब भी विस्थापन अभिक्रिया होगा तो एक तत्व और एक यौगिक रहना जरूरी है, ना ही यौगिक यौगिक रहेगा और ना ही तत्व तत्व। अगर यौगिक यौगिक रहेगा तो वो द्विविस्थापन अभिक्रिया में आ जाएगा, जिसका वीडियो इस वीडियो के बाद आएगा, ठीक है, तो आप उसको भी देख लेना। तो बच्चों यही था हमारा विस्थापन अभिक्रिया के विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं और उसका उदाहरण क्या है। आप इस उदाहरण को समझ के लिखने की कोशिश करें और लिखें और प्रैक्टिस करें, ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। तो बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।